थ्योरी पर ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या, उसके एग्जांपल्स, मतलब कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इतना सर टाइम निकला। एक्चुअली क्लासेस नहीं हुए अभी। फ्राइडे को क्लास नहीं हुई थी और थर्सडे को फिजिक्स नहीं होती है। ओके। हम्म। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट क्या होता है, एक हमने डिफाइन किया है वेट। तो वेट कैसे डिफाइन किया हमने, कि किसी बॉडी पे अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है m/g, दैट इज कॉल्ड वेट। एपरेंट वेट क्या होता है, कि जैसे मान लो हमारा एक यहाँ पे एक सरफेस में बना रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक सरफेस है, इसके ऊपर एक वेट करने का मशीन रखा हुआ है, एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, ये एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन हम लोग यूज करते हैं। इसके ऊपर हमने एक बॉडी रख दिया। तो ये जो वेइंग मशीन है, ये इसका वेट बता रहा है 30 kg। कितना बता रहा है, 30 kg। ओके। अब यदि इस हम बॉडी को ऊपर से प्रेस करें, इसको यदि हम ऊपर से प्रेस करेंगे, तो जो रीडिंग है वो सेम रहेगा या अलग होगा। यदि हम बॉडी को ऊपर से प्रेस करें, तो वेइंग मशीन जो रीडिंग बताएगा वो सेम बताएगा या डिफरेंट होगा। सर मेरे को एक बार समझ नहीं, आप दोबारा बता सकते हो? देखो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेट करने वाला मशीन। हम्म। उसके ऊपर हमने एक बॉडी रख दिया। हम्म। तो जो मशीन है वो उसका वेट 30 kg बता रहा है, उस हम्म। पर रीडिंग शो कर रहा है 30 kg। अब हमने इस बॉडी को ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, हम्म। तो जो मशीन है उसका जो रीडिंग रीडिंग शो करेगा वो 30 kg करेगा, या 30 kg से ज्यादा करेगा, या 30 kg से कम करेगा। हमने और वेट डाला तो ज्यादा हमने करेगा। वेट नहीं डाला है, हमने उसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, ऊपर फिर से उसको सेम रहेगा, फिर सेम रहेगा। ऊपर से पुश कर रहे हैं बॉडी को। हम्म। फिर सेम ही रहना चाहिए। ऊपर से पुश करेंगे तो सेम ही रहेगा, नहीं, ज्यादा होगा एक्चुअली। ज्यादा होता है इसका मतलब, लेकिन बॉडी का वेट तो वही है। यस। इसका मतलब जो वेइंग मशीन है ना, वो उसका वेट मेजरमेंट करता नहीं है। तो यहाँ पे जो वेइंग मशीन है वो किस चीज का मेजरमेंट करता है, वो ये मेजरमेंट करता है कि जो उसके ऊपर बॉडी है वो उस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम्म। तो ऊपर से यदि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बॉडी मशीन पे भी फोर्स ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इसको हम अपने इक्वेशन से समझ सकते हैं, कैसे कि देखो, बॉडी का मास m है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा m/g। यस सर। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज F, और जो वेइंग मशीन है इस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगाएगा नॉर्मल फोर्स, यही लगाएगा ना। हाँ तो जी सर। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स निकाले तो कितना वैल्यू आएगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स है N, और नीचे की तरफ दो फोर्स है, एक है F और एक है mg। तो N इजकल टू क्या हो गया, mg हो गया। N इजकल टू क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स, हम्म। F प्लस mg हो गया। और नॉर्मल फोर्स क्या है, वेइंग मशीन जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ से ऑब्जेक्ट भी वेइंग मशीन पे सेम फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वेइंग मशीन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स है नॉर्मल N। और N का वैल्यू mg नहीं, यहाँ पे F प्लस mg है, तो वो एक्चुअल वेट से ज्यादा हो गया। तो एपरेंट वेट क्या होता है, कि बॉडी जिस सरफेस पे रखा हुआ है, बॉडी उस सरफेस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा, वह फोर्स होगा उसका एपरेंट वेट। वो एक्चुअल वेट से ग्रेटर भी हो सकता है, एक्चुअल वेट से स्मॉलर भी हो सकता है, एक्चुअल वेट के इक्वल भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो हाँ जी। एपरेंट वेट क्या है, कि बॉडी जिस सरफेस पे हमने रखा हुआ, जिस सरफेस पे प्लेस किया हुआ है, उस सरफेस पे बॉडी जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा हमारा, it is defined of a body, it is defined of a body as a force which it applies
on surface over which it is placed, over which it is placed. और सरफेस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो यस। एपरेंट जो फोर्स, एपरेंट वेट जो है एक्चुअली में क्या है, बॉडी और सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है वही तुम्हारा एपरेंट वेट है। इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड सरफेस। तो यदि हमें एपरेंट वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स निकालेंगे, जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा वही तुम्हारा एपरेंट वेट होगा। इक्वल टू, it can be greater or smaller or equal to actual weight of body, actual weight of। इस पे प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बॉडी है, ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास 40 kg is placed inside a lift. Find apparent weight of body and weight of body if lift, question number A, is moving upward, is moving upward with acceleration, ये acceleration का शॉर्टकट है, with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लिफ्ट के अंदर हमने एक बॉडी रख दिया जिसका मास है 40 kg। लिफ्ट हमें बताना है कि उस बॉडी का एपरेंट वेट क्या है, और कंडीशन क्या गिवन है कि जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, देखो, ये हमने एक लिफ्ट बनाया, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास है 40 kg, और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, यही क्वेश्चन है हमारा। यस तो सर। हमें क्या निकालना है, इस बॉडी का एपरेंट वेट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा है कि जो एपरेंट वेट है वो बॉडी और सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसी के इक्वल होता है। तो हमें बॉडी और सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे बॉडी का इक्वेशन बनाएंगे। तो बॉडी पे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बॉडी पे कौन सा फोर्स है, तो एक इसका एक्चुअल वेट हो गया एम इंटू जी, जी का वैल्यू 10 ले लें, तो ये क्या 400 हो जाएगा। एक ऊपर यस फोर्स सर। लगेगा नॉर्मल, और यह बॉडी लिफ्ट के अंदर में है और लिफ्ट मूव कर रहा है अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉडी भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन क्या है,
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सही बनाया मैंने? हाँ जी। अब इक्वेशन क्या बनाए, तो मैंने बताया इक्वेशन लिखने में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उसे हम उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, और इक्वेशन लगा देंगे फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो जाएगा N-400 इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास है 2, तो एन का वैल्यू क्या हो गया? 480 हो गया ना, ये 480 न्यूटन। और मैंने तुम्हें एक लिखाया है कि 1 kg वेट इजकल टू 10 न्यूटन होता है। इसको हम लिखेंगे 48 kg वेट। जनरली वेट जो है फोर्स है, लेकिन जनरली हम लोग जनरल लैंग्वेज में हम लोग जब बातें करते हैं तो बोलते हैं कि उसका वेट है 40 kg, 50 kg, 60 kg। तो एक्चुअली में वो 60 kg वेट बता रहे हैं। हम्म। तो मशीन भी जो है केजी में बताता है ना, वो न्यूटन में तो बताता नहीं है। हाँ जी। यदि तो लिफ्ट के अंदर यदि मान लो कोई वेइंग मशीन रखते हैं हम, तो एक्चुअल वेट तो 40 kg है, तो 40 kg बताएगा। लेकिन यदि लिफ्ट ऊपर मूव करने लगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो जो वेइंग मशीन है उसका रीडिंग बताएगा 48 kg वेट। हाँ जी। तो उसका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से इस केस में ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर बी। लिफ्ट जो है इज मूविंग डाउनवर्ड, इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे तुम बनाओ। सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड हो जाएगा। तुम्हें निकालना है एपरेंट वेट क्या होगा, तो सेम डायग्राम बनेगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो जाएगा। -2। -2 नहीं लेंगे, बल्कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, उस तरह से बना। सर इक्वेशन एक को बार क्वेश्चन दिखाना। दिखा। बॉडी का मास है 40 kg, लिफ्ट के अंदर है, और लिफ्ट मूव कर रहा है इस केस में डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा। तो हमारा लिफ्ट जो है, लिफ्ट के अंदर बॉडी है जिसका मास है 40 kg, और ये मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। ए, अब इसके बाद तुम बनाओ कैसे। इक्वेशन कैसे लिखते हैं? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लेते सर 320 आ रहा। हैं। 320 आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो है वेट जो है mg तो नीचे ही लगेगा 400, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा n। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? तो डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव लेंगे, तो 400 माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा 80। तो नॉर्मल का वैल्यू हो जाएगा 320 न्यूटन। तो वेट केजी वेट में आ जाएगा 32 kg वेट। तो इसका असाइनमेंट दिया है स्कूल में, न्यूटन्स लॉ का? अभी तक कोई मिला है? इज मूविंग अपवर्ड
with constant velocity 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सी में है कि लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें बताना है उसका एपरेंट वेट क्या है। स्कूल में इसका असाइनमेंट मिला है आमिया? नहीं, कनिष्का? नहीं सर, अभी असाइनमेंट नहीं मिला। अभी कुछ नहीं मिला है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किस वाले चैप्टर का वैसे? का? इसका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का हाँ, न्यूटन वाले का नहीं मिला, थर्ड का मिला। किसका मिला है? थर्ड चैप्टर का प्रोजेक्टाइल हम्म। मोशन का मिला है। हाँ, उसी के ऊपर है। हाँ हाँ, तो हमने डिस्कस नहीं किया है ना, तुमने बना लिया उसे? सर मैंने आज एनसीईआरटी खत्म की उस चैप्टर की, अब मैं करूंगी। ओके। मैंने अपने असाइनमेंट के करवाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि लिफ्ट जो है इस बार अपवर्ड मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हम्म। डायरेक्शन अपवर्ड है लेकिन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो कैसे बनाएंगे? हमें इक्वेशन में वेलोसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी 5 है और वो कांस्टेंट है, तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का तो कोई यूज ही नहीं है। और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट हो इसको एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? वो भी कांस्टेंट ही होगा। जीरो होगा ना। हाँ सॉरी, जीरो होगा। जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉडी हमारा 40 kg है उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यस सर। तो एक नीचे फोर्स लगेगा m × g, तो ये हो गया 400, और एक ऊपर हो गया नॉर्म। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि टोटल फोर्स जीरो। टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो इक्वल। यहाँ पे n का वैल्यू डायरेक्ट आ गया हमारा 400 न्यूटन। ये हो गया 40 kg। क्लियर? यस सर। यहाँ पे जो एपरेंट वेट है और एक्चुअल वेट वो दोनों सेम है। तो एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन में क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर एक बॉडी और लिफ्ट मूव कर रहा है, तो उसका एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से डिफरेंट होगा या सेम भी हो सकता है। लिफ्ट मूव कर रहा है तो लिफ्ट मूव कर रहा है उस केस में भी सेम हो सकता है। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। एपरेंट वेट तभी चेंज करेगा जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन हो। उसके मूव करने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन होने से। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट दोनों इक्वल होगा। आई बात समझ में? हाँ जी। यदि एक्सेलरेशन हमारा अपवर्ड होगा, ये भी याद रखना कि एक्सेलरेशन हमारा अपवर्ड होगा तो एपरेंट वेट जो है इंक्रीज कर जाएगा एक्चुअल वेट से, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा तो एपरेंट वेट डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यदि कोई पर्सन जैसे तुम लिफ्ट में हो और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो तुम्हें अपने पैरों पे ज्यादा फोर्स महसूस फील होगा, और यदि लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन तो तुम्हें लगेगा हल्का महसूस होगा अपने आप को। या फिर जायंट व्हील यूज किया है तुमने कभी, जो वर्टिकल मूव करता है? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें तुम जब देखते हो कि जब नीचे जाएगा तो बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल हल्का हो गया। तो हमें अपना वेट कम फील होता है क्योंकि पैरों पे ना नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो वैल्यू कम हो गई, तो हमें फील तो अपना वेट पैरों पे ही होता है। फोर्स लग हम्म। कहाँ रहा है? पैरों पे लग रहा है या फिर सीट पे लग रहा है, तो वहां पे जो नॉर्मल फोर्स है वो कम हो गया हमारा। तो नॉर्मल फोर्स कम हो गया तो हमें लगेगा हमारा वजन ही कम हो गया। ठीक है। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे कर लेते हैं इज मूविंग डाउनवर्ड, इज मूविंग
सर ये क्वेश्चन मतलब आप अभी लिख रहे हो ना? हाँ मैं लिख रहा हूँ, इज मूविंग डाउनवर्ड with constant velocity with constant velocity 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जो है 400 न्यूटन ही आएगा, 40 kg वेट ही है। यदि लिफ्ट तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उस केस में एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट दोनों सेम ही होंगे। और क्वेश्चन नंबर ई, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो लिफ्ट है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रीली का मतलब है कि उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटी का फोर्स। तो उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो जी के इक्वल, इसका मतलब ये होता है फॉलिंग फ्री, इसका मतलब यही है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और वैल्यू जी के इक्वल है। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है 40 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 40 kg, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया, और ए का वैल्यू क्या हो गया, जी। तो निकालो इसका एपरेंट वेट क्या होगा, तो इक्वेशन जैसे तुमने पहले बनाया था उसी तरह से निकाल डालो। फोर्स हमारे तो वही दोनों होंगे, एक हो जाएगा नौ इसका अपना एक्चुअल वेट mg, तो ये हो जाएगा 400, और एक हो गया नॉन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वैल्यू जी का मतलब 10 लेना है तो देखो नॉर्मल का वैल्यू क्या है, लिफ्ट इज फॉलिंग, बनाओ इक्वेशन क्या बनेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग फोर्स पॉजिटिव लेंगे ना, हाँ जी सर। तो जैसे तुमने बी बनाया था उसी तरह से बन जाएगा जैसे बी बना था हमारा। हम्म। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो 400 माइनस नॉर्मल इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू 10 है तो ये हो गया 400, तो एन का वैल्यू 0 आ गया, यस सर। तो इसका मतलब उसका जो एपरेंट वेट है 0 हो गया। इस चीज को बोलते हैं वेटलेसनेस, इट इज कॉल्ड, मेरा 0 आ गया एक्चुअली, फिर मैं सोच रही थी गलत तो नहीं किया कहीं। ठीक है ऐसा होता है, इट इज कॉल्ड, मतलब कि यदि कोई कोई पर्सन हो तो उसे लगेगा कि उसका वेट 0 है, इट इज कॉल्ड वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। सर हाँ मैं 6 अगस्त को क्लास नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा एक कंपटीशन है, तो मैं लेट आऊंगी एक्चुअली काफी। 6 अगस्त कौन सा डे है, वेंसडे। ओके ठीक है, तो किसी और दिन कर लेना क्लास फिर। मेरा एक्चुअली 6 और 7 अगस्त 2 दिन कंपटीशन है।
तो मैं दोनों दिन लेट आऊंगी उस दिन। मैं आपको बता दूंगी कि कब कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड वेटनेस। ये हमारा हाँ। लिफ्ट का जो है प्रॉब्लम हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, और तुम्हारे एग्जाम में भी इसके एक क्वेश्चन तो जरूर आना है। यस तो सर। बहुत टॉपिक भी बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ क्या करना है, कहीं भी कहेगा उसका वेट, एपरेंट वेट निकालो, उस बॉडी और जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उसके बीच में हमें नॉर्मल फोर्स निकाल देना है। हम्म। नॉर्मल फोर्स एक्चुअल वेट से ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यदि निगेटिव आ जाए, समझे, यदि तुमने यस। कैलकुलेशन किया निगेटिव आ गया, इसका मतलब कि उस सरफेस को उसने छोड़ दिया, सरफेस के कांटेक्ट में है नहीं, तो उस केस में वैल्यू जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेफरेंस फ्रेम। इसको मैं नेक्स्ट अलग पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, मेरे को समझोगे? यहाँ पे ये मैंने एक रोड बनाया, यहाँ पे एक कार है, ये कार ए है, ये मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यस सर। एक है कार बी, ये मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट 40 किलोमीटर पर आवर। और एक पर्सन है सी, वो रेस्ट में, ग्राउंड पे। अब देखो, जो ग्राउंड पे पर्सन रेस्ट में खड़ा है, वो जब कार ए को देखेगा तो उसे लगेगा कि कार ए जो है मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन कार बी के अंदर जो पर्सन है, उसे ए जो है 60 किलोमीटर से मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा, उसे कम स्पीड से नजर आएगा, क्योंकि वो खुद मूव कर रहा है। आई बात समझ में? यस सर। या फिर ए यदि बी को देखेगा, ये देखो जरा देखो, कार ए में जो ड्राइवर है, वो यदि कार बी को देखे तो उसे कार बी राइट डायरेक्शन में मूव करता नजर आएगा या लेफ्ट डायरेक्शन में? कार ए यस का सर। स्पीड ज्यादा है, कार बी का स्पीड कम है, हम्म। तो कार ए को लगेगा कि कार बी और उसके बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, यस सेपरेशन सर। बढ़ेगा ना। और कार ए को लगेगा कि वो तो रेस्ट में है, तो बी हाँ। लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है। यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मोशन हम जो करते हैं, मोशन हम स्टडी करते हैं, मोशन जो हम पढ़ते हैं, वो रिलेटिव होता है। अलग अलग के अलग अलग फ्रेम में उसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। हम्म। तो ए का वेलोसिटी सी के लिए अलग है, बी के लिए अलग है। तो रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ, जिस फ्रेम में हम मोशन बॉडी का ऑब्जर्व करते हैं उसी को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जिस फ्रेम में हम मोशन स्टडी करेंगे किसी बॉडी का, उस फ्रेम को बोलेंगे हम रेफरेंस फ्रेम। यदि हम ग्राउंड पे खड़ा होकर स्टडी कर रहे हैं तो ग्राउंड हमारा हो गया रेफरेंस फ्रेम। यदि हम कार के अंदर बैठे हुए हैं तो कार हमारा हो गया रेफरेंस फ्रेम। यदि हम ट्रेन में हैं तो ट्रेन हमारा हो गया रेफरेंस फ्रेम। और अलग अलग फ्रेम में किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करेंगे तो हमें अलग अलग उसका मोशन नजर आएगा। तो रेफरेंस फ्रेम का डेफिनेशन क्या हो गया, द फ्रेम in which motion of body is observed। और ये दो टाइप का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ
टू टाइप्स। फर्स्ट है हमारा इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम मंडे ट्यूसडे को तुम्हारा कौन सा क्लास होता है? मेरा नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा बेटे का बर्थडे है, तो ओह अच्छा। मुझे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं राजा सर की क्लास के होते हैं उनसे मैं स्वैप कर लेता हूँ, वो कोई बात नहीं। ठीक है। मेरी राजन सर की क्लास होती है मंडे को 9 o'clock, ट्यूसडे को भी 9 o'clock। ठीक है, मैं उनसे बात करके ना ट्यूसडे वाला या मंडे वाला जो है ना क्लास, वो स्वैप हाँ। कर लेता हूँ। ओके ठीक है। सर। तो टू टाइप्स का फ्रेम हो गया, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। इसे समझने में थोड़ा सा हमें दिक्कत भी होती है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से समझोगे इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये एक रोड बनाया और इसमें एक बस बना रहा हूं मैं, एक इस तरह से बस बना दिया। एक मैंने बस बना, और बस जो है वो मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके अंदर एक पर्सन है, यहाँ पे बना लेते हैं, इसके अंदर एक बंदा बैठा हो। ठीक है। इस यस सर। इस पर्सन का नाम है ए, और एक पर्सन यहाँ ग्राउंड पे रोड पे खड़ा है, ये पर्सन है बी। हमारे पास यहाँ एक ट्री है। हमारे पास यहाँ पे एक ट्री, इस ट्री का मास है 500 kg। दिख रहा है 500 kg, या बड़ा सा बना दूं? हाँ जी। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बी से पूछेंगे, फॉर बी, फॉर पहले ए से पूछ लेते हैं, नहीं पहले हम बी से पूछते हैं, बी का इधर करते हैं। फॉर बी, बी से पूछेंगे कि तुम्हें जो ट्री है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है या फिर रेस्ट में। तो बी जो कि ग्राउंड पे खड़ा है वो क्या बताएगा? वो कहेगा कि ट्री जो है रेस्ट में है। तो वेलोसिटी जीरो और कुछ समय के बाद भी जीरो ही है, इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। बी से पूछेंगे कि इस पेड़ पे, इस ट्री पे क्या कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो कहेगा मुझे कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो फोर्स इजकल टू भी क्या हो गया? जीरो। तो ये न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहता है, तो फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का वैल्यू जीरो, मास का वैल्यू 500, और ए का वैल्यू जीरो। तो जीरो इजकल टू क्या हो गया? जीरो। क्लियर? यस सर। अब हमने बी से ए से पूछा, अब हमने ए से पूछा कि तुम्हें ये जो ट्री है वो मूव करता हुआ नजर आ रहा है या रेस्ट में? जो ए है वो बस के अंदर है, बस मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। तो पर्सन ए को क्या लगेगा, ये जो ट्री है रेस्ट में या मूव कर रहा हुआ? जैसे ट्रेन में तुम कभी बैठे हो तो ट्रेन यदि जब मूव करने लगता है तो हमें लगता है बाहर का चीज मूव कर रहा है पीछे की तरफ। हाँ जी। तो यहाँ पे इस पर्सन को क्या लगेगा कि जो ट्री है वो मूव करता हुआ नजर आएगा या रेस्ट में? हाँ। बताओ, मूव करता हुआ आएगा या रेस्ट में नजर आएगा? मूव करता हुआ। किस डायरेक्शन में? पीछे की तरफ, हाँ। विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। और इससे पूछेंगे क्या तुम्हें इस पे कोई फोर्स दिख रहा है? तो कुछ दिखेगा हम्म। तो है नहीं इस पे, तो फोर्स का वैल्यू जीरो। अब ये कहेगा चलो न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया जीरो, मास हो गया 500, और ए का वैल्यू क्या हो गया? टू। तो जीरो इजकल टू क्या हो गया? 1000। और ये इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि एफ जो है वो एम ए के इक्वल नहीं है। तो यस जो सर। पर्सन ए है उसके लिए फोर्स इज नॉट इक्वल टू एम ए, लेकिन जो पर्सन बी है उसके लिए फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हम्म। प्रॉब्लम आ गया कि न्यूटन्स लॉ जो है वो बी के लिए तो अप्लाई कर रहा है लेकिन ए के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जिस फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है, वैलिड है, उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। और जिस फ्रेम में अप्लीकेबल नहीं है, वैलिड नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उससे जो हमारा फॉर्मूला है वो सभी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो जहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे वैलिड है, दैट फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और जहां पे वैलिड नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है, दैट फ्रेम इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एग्जांपल क्या हुआ कि अर्थ पे, ग्राउंड पे यदि हम खड़ा है तो वो इनर्शियल फ्रेम। लेकिन हम किसी कार में, बस में हैं और वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन, तो है नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे देखो, यदि बस मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, मतलब कि हम्म। बस का एक्सेलरेशन होता जीरो, तो इस पर्सन ए को लगता है कि ट्री जो मूव तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो पुट करते तो एफ इजकल टू जीरो ही आता, तो जीरो इजकल टू जीरो आ जाता। तो यहाँ बस मूव कर रहा है, प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम है कि बस में एक्सेलरेशन है। तो रेफरेंस, तो इनर्शियल फ्रेम कौन हुआ? अर्थ का फ्रेम जो है इनर्शियल हुआ। और यदि कोई फ्रेम एक्सलेशन से मूव कर रहा है तो वो नॉन इनर्शियल हो गया। क्या ये बात समझ में यस। आया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल? हाँ जी। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं जरा। ए, इनर्शियल, द रेफरेंस फ्रेम, द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is applicable, is called inertial frame, is called inertial frame। और इनर्शियल फ्रेम मैंने क्या बताया कि जो अर्थ है, जो ग्राउंड का फ्रेम है, वो इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा होता है या वो रेस्ट में है? अर्थ भी रोटेट करता सर है ना, रोटेट। हाँ। लेकिन उसका जो इफेक्ट है ना वो बहुत ही कम होता है। तो उसको यदि हम निग्लेक्ट कर दें तो अर्थ का फ्रेम इनर्शियल है, लेकिन उसको भी कंसीडर करने लगेंगे तो अर्थ का फ्रेम में भी जो है नॉन इनर्शियल हो जाएगा। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इतना कम है कि हमें पता नहीं चलता, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, इफ रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ is neglected, then earth frame is inertial, then earth frame is inertial frame, and और कोई दूसरा फ्रेम इस अर्थ के फ्रेम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी इनर्शियल है। एंड एनी फ्रेम moving with constant velocity, moving with constant velocity, constant velocity in earth plane is also called
इज ऑल्सो कॉल्ड, नहीं, इज ऑल्सो इनर्शियल, इज ऑल्सो इनर्शियल। ये हो गया हमारा इनर्शियल। अब बी लिख लेते हैं, नॉन। नॉन इनर्शियल, द रेफरेंस फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन is not applicable, is not applicable, is called non-inertial। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि अर्थ के फ्रेम में कोई भी फ्रेम यदि एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हम्म। है। एनी फ्रेम मूविंग विद acceleration, any frame moving with acceleration in earth frame is non inertial। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसके बाद जो साइंस पढ़ने वाले हैं उन्होंने एक तरीका लगाया, उन्होंने एक मेथड निकाला। वो चाहते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दें। उसके लिए उसने उसने उन्होंने क्या मेथड निकाला, उन्होंने जो बॉडी है जिसपे हमें अप्लाई करना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे यहाँ पे ट्री पे, तो उन्होंने उस पे एक फोर्स अज्यूम कर लिया, मान लिया उस पे। ऐसा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, पर उन्होंने एक फोर्स अज्यूम कर लिया। और जब उस फोर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं तो फिर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फोर्स का नाम है स्यूडो फोर्स। तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुना है कभी? सेंट्रीफ्यूगल। हाँ जी, फ्यूगल नहीं, फ्यूगल मैंने सुना बट पता नहीं है। हाँ, सेंट्रीपिटल तो मैंने पढ़ाया था तुम्हें सर्कुलर हम्म। वाले में। सेंट्रीफ्यूगल अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो सेंट्रीफ्यूगल वर्ड शायद तुमने कभी सुना होगा। तो यस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो एक स्यूडो फोर्स ही होता है। तो न्यूटन्स लॉ सिर्फ अप्लाई करने के लिए, किसी भी उससे हम इजिली समझ सके, उससे क्या होता है कि बहुत कुछ को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा, समझोगे कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम रस्सी से बांध लें और उसको हम सर्कुलर पाथ में मूव करें। ठीक है। तो जो जो स्ट्रिंग है उससे हमें क्या लगता है कि हमें बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, नहीं लगता ऐसा? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने उसे हमने एक स्ट्रिंग से बांध लिया, कनेक्ट कर दिया, और इसको हम इस तरह से सर्कल में रोटेट कराएं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि जैसे बॉल, ये जो बॉडी है वो हमें बाहर की तरफ पुल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, बॉडी को हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम पुल कर रहे हैं, लेकिन बॉडी अंदर नहीं आ रहा। हम्म। बॉडी जो है अंदर की तरफ नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? तो फिर इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कहते हैं कि उस फोर्स ने इस फोर्स को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पे हमारा
नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए बॉडी पे एक फोर्स अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्यूडो फोर्स। स्यूडो स्यूडो फोर्स क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए हम बॉडी पे एक फोर्स अज्यूम कर लेते हैं। उस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या डायरेक्शन होगा, वो भी मैं बताऊंगा। उस अज्यूम्ड फोर्स को ही बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो ये क्या है? इट इज ए फोर्स assumed on body assumed on body Newton's law of motion Newton's law of motion इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में। सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही हम करते हैं, इनर्शियल फ्रेम में नहीं। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इन नॉन इनर्शियल फ्रेम this assumed force this assumed force is called pseudo force। pseudo का मतलब होता है झूठा, pseudo force। और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो समझोगे ध्यान ध्यान से। डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन देखो। फ्रेम का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, किसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो पर्सन ए है उसके लिए फ्रेम क्या है? बस। उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? राइट। तो जो स्यूडो फोर्स है उसके अपोजिट लगाएंगे, मतलब जो ट्री है उस पे स्यूडो फोर्स लगाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आया? हम स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा इस एग्जांपल में क्या है? बस। बस का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है राइट, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगा? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे देखो मैं बता दूं कि जो स्यूडो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मास बॉडी का मतलब 500 और एक्सेलरेशन फ्रेम का 2, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। अब इस ट्री पे जो फोर्स लगाएंगे, हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे 1000। तो देखो 1000 इजकल टू 1000 हो जाएगा। हम्म। पहले 0 इजकल टू 1000 हो रहा था, अब हमने जब फोर्स लगा लिया 1000 स्यूडो फोर्स, तो 1000 इजकल टू 1000 हो गया, बराबर हो गया, हमारा न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल हो गया। तो हम्म। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारा यहाँ बस है, उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है राइट, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा लेफ्ट। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? मास बॉडी का इनटू एक्सेलरेशन फ्रेम का, बॉडी का नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख ले इसे, स्यूडो फोर्स स्यूडो फोर्स एक्ट opposite to acceleration of frame and equal to product of mass of body and acceleration of frame।
तो यदि हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें फॉर्मूला, तो सीडो फोर्स हो जाएगा माइनस मास ऑफ बॉडी और एक्सलेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन फ्रेम के एक्सलेशन के अपोजिट है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में मास बॉडी का और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सलेशन ऑफ फ्रेम्स। क्लियर? ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, तो हमने क्लास कल करें। हाँ जी। ठीक है, कल कितने बजे? 10 o'clock पे। 10 o'clock, यस सर। ठीक, ओके। ओके सर, थैंक यू।